हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिमांड का बाकी पार्ट। पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था और टाइप्स ऑफ डिमांड कवर कर लिए थे। आज हम देख रहे हैं कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यानी डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। फैक्टर ऑफ डिमांड जो हम बात करेंगे उसमें हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड भी आएंगे और मार्केट से रिलेटेड भी आएंगे। फिर लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट कवर होगा जिसमें जनरली वही मीनिंग डेफिनेशन वो देख लेंगे। फिर अजम्पशंस आएंगी। फिर उसके अलावा शेड्यूल आएगा, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर कर्व आएगा। फिर उसके बाद एक्सेप्शन आएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड का जितना भी पार्ट हो सका मैं कवर करा दूंगा 1 आवर की जितनी भी अपनी वीडियो बनेगी। पर उसके बाद अगर पार्ट रह गया तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर आपको पता है कि वो शिफ्ट और मूवमेंट का पार्ट भी होगा जनरली अपना, चेंज इन क्यूडी और चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, वो दोनों देखेंगे, मूवमेंट और शिफ्ट का पार्ट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो क्या बोल रहा है, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो मैं आपको ऐसे ही ऊपर से बता दूंगा। आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट यानी खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सिंपल मीनिंग होगी, कोई टिपिकल नहीं होगी। तो देखो इसमें यही बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, वो सारे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे या जिनसे इन्फ्लुएंस होके एक तरीके से कस्टमर या बायर बोल सकते हैं या कंज्यूमर बोल सकते हैं, वो गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं या कमोडिटी आप बोल सकते हो, तो कमोडिटी या सर्विस जो भी है उसको परचेज करने का डिसीजन लेता है। पहली लाइन में ये बोल रखा है। दूसरी लाइन में बोल रखा है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ये भी समझना जरूरी है कि एक तरीके से डिमांड और उनके डिटर्मिनेंट्स में क्या रिलेशनशिप है और उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी कमोडिटी या सर्विस की इंडिविजुअल मार्केट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि कंज्यूमर जनरली क्या है, कौन कौन से गुड्स की डिमांड करेगा। क्योंकि अगर वो पहले से एक तरीके से फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो उन्हें ये पता नहीं चलेगा। और इसी तरीके से एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि फ्यूचर डिसीजन से रिलेटेड पार्ट भी या फॉरवर्ड प्लानिंग भी एक तरीके से उन्हें करनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको पता है, देखो मोबाइल कंपनीज भी क्या कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल में इनकॉपरेट करती जा रही है। उसी तरीके से फैशन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत चीज़ें चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है जो कि कंज्यूमर के ऊपर होता है। जनरली कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, उसकी इनकम पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो पर्टिकुलर क्या करेगा, वो हर गुड्स की जनरली जो उसको नीड है उसकी डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब वो कुछ कम होगी कुछ ज़्यादा होगी, वो इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बोल रहा है कि बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जैसे रिलेटेड गुड्स, उससे भी फ़र्क पड़ता है यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से आपके मार्केट डिमांड से रिलेटेड भी है जिसमें बोलता है गवर्नमेंट पॉलिसी से भी फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन की साइज से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे पार्ट से आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो आगे हम सारा कवर करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, द डिमांड फॉर अपरेल चेंजेज विथ चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, क्लोथ्स की डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब देखो ये मैथमेटिकल आपको फंक्शन दे रखा है, एक तरीके से फॉर्मूला दे रखा है। तो ये क्या है, डिमांड ऑफ ए यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए। फिर आपको दे रखा है ये देखो एफ यानी फंक्शन। अब देखो पी ए मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ ए। अगर आप किसी और रेफरेंस बुक में देखते हो तो डी एक्स लिखा होता है मतलब एक्स की डिमांड, तो यहाँ पे पी एक्स लिखा होता है। पी ओ की जगह पी आर भी लिखा हो सकता है यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी पी ओ का मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स ही होगा यहाँ पे इसका मतलब। हाँ ये देखो प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तो देखो चाहे मुझे भी पर्टिकुलर नहीं पता लेकिन आइडिया हो जाता है क्योंकि इसका मतलब यही है। अब ये डैश डैश मतलब क्या हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, इनकम हो सकता है। ठीक है, कई जने वाई लिखते हैं कई लोग। टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। फिर ई का मतलब एक्सपेक्टेशन हो गया। इस तरीके से आपको बताइए, या कई बार फ्यूचर प्राइसेस भी लिख लेते हैं लोग तो एफ़ लिख लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये डी ए एक तरीके से क्या आपको फंक्शन बता रहा है एंड सो ऑन एक तरीके से मान लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टी और नीचे एल लिख देंगे इस तरीके से लोग, ठीक, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में टी एल ऐसे लिख लेंगे। तो वो एक फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वेयर आपको बता रखा है डिमांड फॉर कमोडिटी ए, एफ मतलब फंक्शन, पी ओ मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, आई मतलब इनकम, एंड टी मतलब क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पर इसके अलावा भी होते हैं, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी पर्टिकुलर। और नीचे सारे के सारे क्या है, एक्सप्लेनेशन भी कवर कर रखे हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है, हेयर इट शुड बी नोटेड दैट इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट फैक्टर। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कमोडिटी। लेकिन ये जनरली बोल रहा है कि किस हद तक ये फैक्टर एक तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे डिमांड को, वो किस पे डिपेंड करता है, कमोडिटी के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर ये लाइन में ये जनरली यही बोल रहा है कि जब भी आप क्या करते हो, एक कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब पर्टिकुलर एक कोई भी फैक्टर देखते हो, जैसे इनकम देखते हो,
तो आप क्या देखते हो, इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या असर हो रहा है। फिर बाकी सारे पार्ट आप नहीं देखते, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि अगर आप बाकी सारे पार्ट को एक साथ कंसिडर करोगे तो कभी भी आप डिमांड कितनी चेंज हुई है उसका पता नहीं कर पाओगे, ये ऐसा बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को डिटर्मिनेंट्स देखने हैं या फैक्टर देखने हैं तो एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स के लिए बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स यानी बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो जनरली जब लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आपको पता है कि आप प्राइस को चेंज करते हो, प्राइस को बढ़ाते हो तो क्या होता है, गुड्स की डिमांड कम होती है, या प्राइस को कम करते हो तो गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो वो क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड आ गया, क्योंकि आप क्या करते हो, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट मानते हो, जिसको आप बोलते हो सेट्रेस पेरिबस। ये तो बोलते हो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन जब आप और भी फैक्टर्स पढ़ोगे, बोला अगर इनकम देखोगे तो बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब प्राइस भी चेंज नहीं हो रही, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस भी चेंज नहीं हो रही, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं हो रहा। अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम से रिलेटेड डिमांड पे क्या असर हो रहा है। फिर अगर हम कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो अगर उसको फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ जाएगी तो वो अभी से डिमांड करने लग जाएगा, पर वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देख रहा। क्योंकि अगर सपोज करो कि वो एक्सपेक्टेशन भी देख रहा है और ये भी देख रहा है कि मेरी इनकम भी बढ़ेगी, और वो साथ में ये भी देख रहा है कि यार मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बदलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो डर लग रहा था कि यार बाद में प्राइसेस महंगी हो जाएगी तो अभी परचेज कर लेता हूँ, तो अभी परचेज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या लगेगा, यार मेरी इनकम भी बढ़ेगी और क्या पता मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो जाए। मतलब उसका मन डावाडोल हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन देखता है तो पर्टिकुलर एक फैक्टर को ही कंसीडर करता है जब भी डिमांड से रिलेटेड पार्ट को देखता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें इंडिविजुअल दे रखे हैं, इंडिविजुअल यहाँ तक दे रखे हैं क्रेडिट पॉलिसी तक, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी खुद की कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें मैंने बताया दो आएंगे सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये जनरली इनकम ऑफ कंज्यूमर हम मनी इनकम से लेते हैं, रियल इनकम नहीं। रियल इनकम क्या होती है कि आप कोई चीज़ 10 की खरीद रहे हो और आपको 1 मिल रही है, लेकिन वही चीज़ अगर 5 रुपये की हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 ही खरीद रहे हो मान लो उसको, तो बाकी 5 रुपये आपके पास बच गए। तो जो सेविंग हुई है वो आपको क्या बता रही है कि आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया। अब आप उतने ही 10 में 2 यूनिट खरीद सकते हो, लेकिन आपने 1 ही खरीद ली मान लो, तो बाकी 5 रुपये आपके पास सेविंग है, उसका आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, किसी और पर्टिकुलर गुड्स को भी कंज्यूम कर सकते हो। तो आपको पता है कि डिमांड में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। ये दोनों मिला के क्या बनता है, प्राइस इफेक्ट। आगे आएगा, सारा मैंने लिखा हुआ है पार्ट ताकि आपका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ना छूटे। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में आपको दे रखा है साइज एंड कंपोजिशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आपको नहीं भी आता तो पर्टिकुलर आप बिजनेस की अप्रोच के हिसाब से सोचिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक एक करके तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ा रहा, ये तो क्या है एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो जनरली बोल रहा है जब भी इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ भी पर्टिकुलर गुड्स खरीद नहीं करता है तो बहुत सारे फैक्टर देखेगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, लेवल ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड द फीचर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो मैंने आपको बताया तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 सेकंड पर्टिकुलर ख़राब हुए, मैं आपको बोल के बताया था और फिर मैंने आपको वापस समझाया। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कुछ पॉइंट नहीं बताता तो लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर लाइन छोड़ दी। लाइन नहीं छोड़ी, वो नॉर्मल है, वो आपके पढ़ने के लिए, वो तो मैंने क्या कर रखी है, एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। मैं डायरेक्ट ही फैक्टर लिख के सीधा ये आपको बता सकता हूँ, मेरे को ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले दे रखा है आपको प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अब देखिए ये भी आपको आता है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस जो भी कमोडिटी या सर्विस की होती है वो क्या होती है, इन्वर्स होती है किससे, क्वांटिटी डिमांडेड से, मतलब अपोजिट होती है, इनडायरेक्ट होती है, ये मान के चलिए। जबकि अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब क्या हो, इसके अलावा सारे के सारे रिलेटेड गुड्स की प्राइस, टेस्ट एंड इनकम, ठीक है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट पॉलिसी या मार्केट डिमांड के जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अभी हम किसके देख रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि प्राइस में चेंजेस होता है तो डिमांड पे भी असर होता है। तो यहाँ पे बोल दिया व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज राइजेस डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या हो गया, उसका अपोजिट। जब प्राइस क्या होगी, किसी भी कमोडिटी या सर्विस की कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, नॉर्मल पार्ट है, ये तो आपको पता ही है। अब आपको दे रखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें 2 आते हैं, एक तो आता है सब्स्टिट्यूट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये बोल रहा है कि डिमांड जो गुड्स या सर्विस की है वो सिर्फ खुद की प्राइस पे ही डिपेंड नहीं होती, पर साथ साथ रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे भी डिपेंड होती है। ठीक, 2 आइटम्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर इफ़ द चेंज इन प्राइस ऑफ 1 आइटम अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर आइटम।
तो ये बोल रहा है कि अगर एक गुड्स की प्राइसेस में चेंज हुआ तो दूसरे गुड्स की डिमांड पे भी क्या असर हो रहा है। तो पर्टिकुलर वही तो आपका क्या हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टी और कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, सब्सटीट्यूट, क्योंकि हमारे रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, एक आता है सब्सटीट्यूट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। जब आप सब्सटीट्यूट की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गुड्स की जगह। जैसे मैं अगर टी कंज्यूम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है यार टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई और कॉफ़ी की नॉर्मल प्राइसेस है, तो मैं कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो सकता हूँ। ठीक है, यही पार्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था वही कि मैं रिबॉक और एडिडास दोनों शू देखता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार एडिडास की शू की प्राइसेस महंगी हो गई और रिबॉक की नॉर्मल है, तो उसके कंपैरिजन में मुझे रिबॉक क्या लगेगा, सस्ता लगेगा, तो मैं रिबॉक को परचेज करूँगा। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। क्या पता मैं एडिडास ही लेता था लेकिन प्राइसेस उसकी बढ़ गई तो अब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं किसकी तरफ बढ़ जाऊँगा, रिबॉक की तरफ बढ़ जाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटिव गुड्स से रिलेटेड होते हैं। अब ये कैसे बनेगा, इसका कर्व क्या होगा, वो भी मैंने कवर कर रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर नहीं करना चाहिए था, आगे भी कर सकते थे हम, यानी जब कर्व का पार्ट बताता, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको कवर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, दीज गुड्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। इसका मतलब एक तरीके से वो सेम पर्पस सर्व कर सकते हैं। हल्का सा टेस्ट प्रेफरेंस उसमें देखो आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर आप पेप्सी और थम्स अप पियेंगे तो टेस्ट में डिफरेंस तो होता ही है। टी और कॉफ़ी जो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस तो होता ही है। अगर मैं बिस्किट की बात करता हूँ तो यहाँ पे ब्रिटानिया गुड डे एंड सनफिस्ट कुकीज़ दे रखा है, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड दे रखा है। जैसे बर्बन आते हैं तो उसके बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं, पार्ले की भी आता है, ड्यूक्स का भी आता है। लेकिन अगर आपने दोनों कंज्यूम किए हुए तो आपको दोनों में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस तो दिखेगा ही दिखेगा। पर क्या करते हैं, एक तरीके से वो पर्पस सर्व कर लेते हैं, तो क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गए। तो ये बोला डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट। कंसीडर द टू ब्रांड ऑफ बिस्किट, ब्रिटानिया गुड डे एंड सनफिस्ट कुकीज़। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड डे इंक्रीजेज, तो कंज्यूमर क्या करेगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ गई तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ गई तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर हमने बोल दिया कि एक्स की जो प्राइस है वो बढ़ गई तो एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसके कंज्यूमर है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वाई की तरफ। वाई का मतलब क्या हो गया, सनफिस्ट कुकीज़ की तरफ। सनफिस्ट की प्राइस क्या है, जब भी मैं आपको ऐसे लाइन बोलूँ तो मतलब क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसी पर्टिकुलर प्राइस में। तो आपको ये एग्जांपल ले लो, जैसे आपको पता है कि 10 रुपीज़ का ब्रिटानिया गुड डेज आता है और 10 रुपीज़ का ही सनफिस्ट कुकी आता है। अगर 10 की जगह वो 12 का हो गया, या आप मैगी और yippee बोल सकते हैं, तो 10 की जगह 12 की हो गई मैगी, तो आपको पता है कि लोग yippee की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर हमको तो वही टेस्ट पसंद है, तो नीचे टेस्ट वाला भी अपना डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, तो आप क्या करोगे, चाहे प्राइस बढ़ गई तब भी वही कंज्यूम करोगे। लेकिन यहाँ पे किससे रिलेटेड बोल रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड बोल रखा है। तो अगर वो 10 से 12 हो जाता है तो आपको पता है कि आप दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने लग जाओगे, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा हो गया, और लोग क्या करेंगे, दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने लग जाएंगे। ठीक, देयरफॉर द डिमांड फॉर सनफिस्ट कुकीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइज इन प्राइस ऑफ ब्रिटानियाज गुड डेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोल रहा है कि जो रिलेटिव गुड्स है यानी दूसरा गुड्स है उसकी डिमांड आपके पर्टिकुलर पहले वाले गुड्स की प्राइस पे डिपेंड कर रही है। देयरफॉर दीज आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। जब आप देखोगे एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री गलत बोल दिया मुझसे, कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। अब इधर आपको दिख रहा होगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और यहाँ पे दे रखा है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पे टी दे रखा है और यहाँ पे भी टी दे रखा है। मैंने टी के बाद यहाँ कॉफ़ी नहीं लिखा। वैसे मैं आगे भी कहीं ना कहीं कवर कराऊंगा, तब आपको बता दूंगा कि किस तरीके से टी और साथ में अगर कॉफ़ी है यानी क्वांटिटी टी की हो और कॉफ़ी की प्राइस हो तो कैसे कवर होगा, नहीं तो यहाँ पे भी अभी बना के बता दूंगा मैं आपको। अब देखिए, देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ टी दे रखा है, तो देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल बना लिया है, आपको दिख रहा होगा। वैसे 10 रुपीज़ की प्राइस है, उस पर 40 की डिमांड है। अब 40 ग्राम हो गया मान लो, ठीक, टी से रिलेटेड। जैसे ही 20 की प्राइस हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, 30 की। ये पार्ट आ रहा है। तो आपको देखो 10 पे 40 और 20 पे 30। अगर मैंने सीधी लाइन खींची, जैसे भी खींची, तो ये पर्टिकुलर जो आपको D1 दिख रहा है, जो सीधी लाइन है, ये क्या है, मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर, मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जनरली वो बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस में चेंजेज होने से डिमांड पे क्या असर हुआ। ठीक है, अब सपोज करो कि आप कॉफ़ी की बात कर रहे हो, तो कॉफ़ी की प्राइस जैसे ही बढ़ गई, कॉफ़ी की प्राइस जैसे ही बढ़ गई तो उसी पर्टिकुलर प्राइस पे
उसी पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो उसी पर्टिकुलर टी की प्राइस पे टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी के कस्टमर आपके गुड्स की तरफ आ जाएंगे। आपके गुड्स मतलब किसकी तरफ? टी की तरफ आ जाएंगे, तो वो टी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि 10 पे ये 40 ग्राम है, 10 पे कितना है, तो उसी 10 रुपीज़ की प्राइस पे आपका क्या पता 50 ग्राम्स आपसे मांगने लग जाए, 60 ग्राम्स आपसे मांगने लग जाए, तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा? वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा एक तरीके से, ठीक है, जिसे आप फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। इसका मतलब आप अपनी जगह पे हो, जैसे सीट पे बैठे हुए हो और आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मूवमेंट क्या होता है? आप आगे पीछे जा रहे हो, वो एक तरीके से मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपनी सीट पे हो, दूसरी सीट पे शिफ्ट हो गए, तो जनरली वो एक तरीके से क्या हुआ? किसकी वजह से हुआ? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो वो आप शिफ्ट में भी सीखोगे, जब मैं आपको कहाँ बताऊँगा, शिफ्ट वाले पार्ट में, मतलब चेंज इन डिमांड। तो जनरली ये जो आपको दिखा रखा है, ये चेंज इन डिमांड ही दिखा रखा है, ठीक है। ये राइट वर्ड एक तरीके से और ये क्या है? लेफ्ट वर्ड है, ठीक। इंक्रीज, ये क्या है? इंक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब क्या हो गया? कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ने से टी की डिमांड पे क्या असर हुआ? टी की प्राइस कांस्टेंट ही है, टी की प्राइस कांस्टेंट ही है, लेकिन टी की डिमांड बढ़ गई। किसकी वजह से? कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से। तो वो क्या हो गया एक तरीके से, अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। किससे? कॉफ़ी की प्राइस से टी की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो टी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि टी की प्राइस तो वही है, लेकिन कंज्यूमर कॉफ़ी की जगह टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वैसे उसका उल्टा कर दीजिए, बात वही पड़ गई। 10 पे जैसे आप 40 बोल रहे थे, अब 10 पे ही आपके 40 की जगह 30 ग्राम की ही डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस केस में क्या हो गया? क्या पता कॉफ़ी की प्राइसेस सस्ती हो गई, तो जो आपके टी के कस्टमर थे वो कॉफ़ी की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कभी भी आपको समझ में नहीं आए तो खुद का एक एग्जाम्पल बनाया करो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सोचिए, सब्स्टिट्यूट सोचिए। यहाँ पे हम सोच रहे हैं सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपको आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो पर्टिकुलर बताना, आपको आगे भी धीरे धीरे करके बहुत सारे पार्ट आते जाएंगे। अगर जब हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तब भी देखेंगे, तो आपको और आगे समझ में आते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है पूरक, एक दूसरे के एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैंने आपको जनरली ये भी बताया था कि एक तरीके से जॉइंटली यूज़ आते हैं जॉइंट डिमांड में। तो आपको मैंने ऐसे बताया था जैसे पति और पत्नी एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इसका मतलब क्या? वो एक जोड़ा है जो कि साथ में यूज़ हो रहा है। वो अलग अलग यूज़, जैसे हम बोल सकते हैं कि चलो अलग अलग यूज़ हो पाएगा, लेकिन क्या उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चलो ये बोल रहा है कि जनरली ये जॉइंटली यूज़ हो रहे हैं, यानी जॉइंट डिमांड है। कार एंड पेट्रोल की बात कर रहा है। इसके अलावा आप वो भी देख सकते हो जो हमने देखा था, टी एंड मिल्क पर्टिकुलर ये बात कर रहा है, लेकिन टी एंड मिल्क तो नहीं, टी एंड शुगर ये पार्ट आ सकता है आपका। तो ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल बन सकते हैं। यहाँ पे ये बोल दिया कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल कवर या स्क्रैच गार्ड, या हम बोल सकते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो भी है वो एक साथ एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल दिया देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज इम्प्लाई दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल रिजल्ट इन फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर गुड। ये आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या बोल दिया कि एक गुड की प्राइस में इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आपको पता है कि दूसरे गुड्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ यूज आ रहे हैं, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे के साथ काम आ रहे हैं, जॉइंट काम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर एक गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उस गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मैंने एक्स की बोली और वाई की बात करी, दोनों जॉइंट है, मान लो एक साथ काम आते हैं। तो एक्स की प्राइस अगर बढ़ गई तो उसकी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब वाई की प्राइस तो वही थी सेम, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी गिर जाएगी। ये पार्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्राइस बढ़ने से, एक्स की प्राइस बढ़ने से वाई की क्वांटिटी गिर गई, तो हम क्या बोल सकते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो याद रखना, जब सब्स्टिट्यूट होता है तो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस बढ़ने पर, एक्स की प्राइस बढ़ने पर वाई की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे बोलते हैं। या एक्स की प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वाई की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से एक्स की प्राइस कम होने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वाई की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो हम किस में बात कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट में बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से वहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ पे कौन सा है? इन्वर्स, और वहाँ पे कौन सा है? डायरेक्ट। ठीक है। तो आपको पता है कि जब मैंने पर्टिकुलर ये पॉइंट बोले तो इसमें एग्जाम्पल भी कवर कर रखे हैं। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रखा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल में, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्या हो गया आपका? एक्स, ठीक है। तो बोल रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मोबाइल फोन्स नॉट ओनली वुड लीड टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड बट ऑल्सो लोअर द डिमांडेड फॉर मोबाइल कवर और स्क्रैच गार्ड। तो मतलब क्या हो गया कि अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई
तो साथ में वाई की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। तो याद रखना इन्वर्स रिलेशनशिप को ये डिनोट करता है, एक तरीके से ये आ गया। आप चाहे देख सकते हैं कि एक्स की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी एक्स की। लेकिन वाई की प्राइस तो वही है जो मैंने बताया, लेकिन उसकी क्वांटिटी पे असर मैंने आपको क्या बोला एक तरीके से कि इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड कम हुई तो इसकी भी कम हो गई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या इन्वर्स है और सब्स्टिट्यूट में क्या आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। इसी तरीके से बोल रहा है कि देखो कभी कभी कुछ कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन उसका हम चेंज नहीं कर सकते पार्ट, लेकिन ज़्यादातर हम 99% केसेस में तो क्या है ये लॉ ऑफ डिमांड या पर्टिकुलर है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चेंज नहीं कर सकते। देखो कभी कभी बोल रहा है आपको कंफ्यूज कर सकता है। यूज़ ऑफ सिम कार्ड माइट कंफ्यूज स्टूडेंट एज इवन इफ द न्यू मोबाइल इज परचेज द ओल्ड सिम कार्ड कैन बी इंसर्टेड एंड दैट डज नॉट लीड टू एनी चेंज इन डिमांड। तो जैसे कवर, स्क्रैच गार्ड, इसमें तो चेंजेस हुआ लेकिन सिम में नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताया कि सिम माइक्रो या जो भी आपकी उससे बड़ी वाली सिम है वो पर्टिकुलर वैसे भी यूज़ हो जाती है चाहे आपने नया मोबाइल भी लिया हो। तो हम बोल सकते हैं कि सिम एक तरीके से रिप्लेस नहीं हुई। और सिम की कॉस्ट ही क्या आती है, जब आपको पता है कि आपकी सिम पहले से ही आप चेंज कराने गए तो 0 रुपये लगते हैं, या लगते कितने 20-30 रुपीज़ ये पर्टिकुलर लगते हैं, इतने ज़्यादा आपके चार्जेस नहीं लगते। वैसे तो फ्री होती है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। वो तो एक्स्ट्रा आपको पागल बनाने के लिए क्या बोलते हैं कि आपको इतने का रिचार्ज कराना पड़ेगा तब जाके सिम एक्टिवेट होगी। रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होती जब भी आप सिम बदलवाने जाते हो। वो तो अपना खुद का एक तरीके से जो कंपनीज़ वाले हैं उनको रिचार्ज होगा तब जाके, तो उनका क्या होगा एक तरीके से धीरे धीरे करके सेल बढ़ेगी, या बोल सकते हैं कमीशन तभी तो मिलेगा। क्योंकि आप वैसे तो रिचार्ज कराने से गए, आप अपनी गली के पास कराते हो, लेकिन जब सिम लेने गए या बदलवाने गए तब जाके तो एक तरीके से आपका रिचार्ज किया। हाँ, नई सिम लेते हैं तो उस पर जनरली रिचार्ज तो होता ही है, लेकिन मैंने क्या बताया सिम रिप्लेस कराते हो आपका पहले से रिचार्ज है तो क्या बोलते हैं 150 लगेंगे, 1 महीने का तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने का करा दो वैसे भी कराओगे। तो वो जानबूझ के पागल बनाने के लिए करते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला पार्ट, इसमें देखो आपको बोल रखा है पेन एंड इंक से रिलेटेड पार्ट। तो अब हम करते हैं कि देखो ये बोल दिया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मान लो कि पेन की प्राइसेस बढ़ गई, किसकी, पेन की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो इंक काम आती थी, क्या आती थी, इंक। अब इंक की प्राइसेस वही है लेकिन उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस, पेन की प्राइस और इंक की डिमांड में एक तरीके से कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप की बात करता है। समझ गए। कार की प्राइसेस बढ़ने से कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कार की डिमांड कम होने से क्या होगा, उसमें पेट्रोल कम यूज़ होगा तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। तो कार की प्राइस बढ़ी और पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि कारें कम हो गई। तो क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। अगर मैंने पीछे गलत बोल दिया तो करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, कि मैंने गलत तो वैसे बोला नहीं है, किसी पर्टिकुलर लाइन में क्या है बार बार एक जैसा आता है ना, इस चक्कर में मैंने गलत नहीं बोला कोई भी पार्ट। सब्स्टिट्यूट में बोल रहा हूँ डायरेक्ट होता है एक तरीके से, और यहाँ पे एक तरीके से क्या आपका पार्ट इन्वर्स। सब्स्टिट्यूट में जैसे अगर आपको याद रखना है सिर्फ टी और कॉफ़ी का, फिर बाद में लिंक कर दीजिए। यहाँ पे याद रखना है तो आप कार, पेट्रोल या पेन और इंक, फिर बाद में किसी से भी उसको ब्रेड, बटर, इस तरीके से लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेड और बटर एक साथ यूज़ होते हैं। आप बोले सर नहीं बटर नहीं खाते हैं, जैम, तो ब्रेड एंड जैम ऐसे बोल सकते हो आप पर्टिकुलर। तो जैसे अगर आपको सही लग रहा है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, मान लो कि आपको D1 ही दे रखा है। ये D1 क्या है, वही मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। आपने बोला सर यहाँ पे P2 V2 क्यों नहीं बनाते हैं जनरली, तो आप बना लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये बना लेना। आपको पता है कि P2 पे जैसे क्या है Q2 डिमांड होती है, OP1 पे क्या होती है, OQ1 होती है। लेकिन आप बोलोगे सर ये Q2 तो इससे रिलेटेड है, तो क्या हो गया, तो ठीक है, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेन की प्राइसेस बढ़ गई। तो पेन की प्राइसेस बढ़ गई तो यहाँ पे इंक पे क्या असर हो रहा है, पर्टिकुलर ये बोल रहा है। तो पेन की प्राइसेस बढ़ने से जनरली क्या होगा, आपको पता है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो देखो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब देखो क्वांटिटी कम हो रही है। तो नॉर्मल एक एग्जांपल बनाइए, आपको पता है कि नया कर्व मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो जब भी नया कर्व मिलता है वो हमेशा प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है। मैं आपको देखो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी एग्जांपल बता सकता हूँ, इसके थ्रू ही आप आराम से कर सकते हो। उसी पर्टिकुलर प्राइस पे अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्यों, क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ रहा है। पहले आप ये क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, कुछ भी बना लीजिए। आप बोलिए कि जैसे आप 20 रुपये की प्राइस पे कोई 100 यूनिट लेते थे, अब आपको अच्छा लगने लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, तो आपने उसी प्राइस पे 20 की प्राइस पे जो आप 100 यूनिट ले रहे हो अब आप 150 यूनिट ले रहे हो। तो इसका मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, टेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो जब भी दो कर्व बनते हुए दिखें आपको, ठीक है, और राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड की तरह, उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। और जब भी हम चेंज इन क्यूडी की बात करते हैं, चेंज इन क्यूडी का मतलब क्या होता है, मान लो एक ही कर्व बना हुआ है
और इसको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे मतलब क्या हो गया, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। जब ऊपर जाता है तो मतलब एक्सपांशन होता है। आप बोलोगे ऊपर जाता है तो एक्सपांशन क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ गया तो इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ गया, तो मतलब क्वांटिटी कम हो गई। पर वो किसकी वजह से हुई, प्राइस बढ़ने की वजह से। सोचिए, खुद सोचिए, OP1 से OP2 प्राइस बढ़ने से कम हो गई, तो वो क्या है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, तो वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैं आपको अगले टॉपिक का भी बता ही रहा हूँ साथ में पार्ट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब एक बार आप ये देख लेना कि जो आपका रेफरेंस इमेज 1 में बोल रखा था उसमें देखो बोल दिया कॉफ़ी, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा था वो क्या था, कॉफ़ी। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, टी की डिमांड पे क्या असर होगा, टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो देखो आपको पता है ये भी बढ़ रहा है, तो जो अपना टी है, जो अपना एक्स गुड्स है, ये मान के चलो कॉफ़ी क्या है, वाई, तो वाई की प्राइस बढ़ने से एक्स की डिमांड पे क्या असर हुआ, एक्स की डिमांड भी बढ़ गई। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट यानी कॉम्पिटिटिव गुड्स की बात कर रहा है। सब्स्टिट्यूट जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो जॉइंटली काम आएंगे, पति पत्नी, याद नहीं आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो एक बार आप एग्जाम्पल ये पढ़िए, अगर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो मेरे से पूछिए, मैं इसकी ऑडियो बना के पर्टिकुलर आपको कवर करके दे दूंगा, ठीक है, जिनको भी नहीं आ रहा। अब आपको इनकम की बात कर रहा है, थर्ड पॉइंट पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए याद रखना कि यहाँ पे मैं जनरली इनकम इफेक्ट नहीं बोल रहा। इनकम इफेक्ट तो वो क्या है, हमेशा लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड की बात करते हैं ना, वो प्राइस इफेक्ट होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट आता है, ठीक है। तो वो इनकम इफेक्ट तो रियल इनकम को डिनोट करता है कि आपकी एक तरीके से परचेजिंग पावर बढ़ गया। यहाँ पे हम मनी इनकम की बात कर रहे हैं, एक तरीके से किसकी बात कर रहे हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, मान लो कि पहले आपको 15,000 सैलरी मिलती थी, कितनी, 15,000 सैलरी मिलती थी, तो 1 रुपये की प्राइस पे आप कितने की डिमांड करते थे, 10 की, और जैसे 2 की प्राइस हो जाती थी आप कितने की डिमांड करते थे, 5 की करते थे। नॉर्मल ये था क्योंकि आपकी 15,000 सैलरी थी। अब मान लो कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30,000 आपकी सैलरी हो गई, ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मूवमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया, तभी मैंने बताया कि देखो मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंस से आपको नया कर्व बना के बताया कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी नया कर्व बन जाता है, तो इससे भी बनेगा ना, क्योंकि आपकी इनकम 30,000 पे बढ़ गई, तो उसी 1 रुपये की प्राइस पे अब आप क्या कर सकते हो, क्या पता आप अब 15 या 20, क्या पता 20 की डिमांड कर रहे हो, मतलब Q1 की जगह क्या आ जाएगा पे, Q3, क्योंकि ये Q2 है और ये क्या Q3, तो अब आप किसकी डिमांड कर रहे हो, एक तरीके से 20 की, उसी एक की प्राइस पे। तो इसको आगे बढ़ाइए, ये रहा पॉइंट, तो ये पॉइंट मिलेगा इस प्राइस पे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो कि 2 रुपये की प्राइस हो गई, तो पहले आप 5 की डिमांड कर रहे थे, चलो अब आप फिर भी क्या कर रहे हो, 10 की डिमांड कर रहे हो, तो 2 की प्राइस से लिंक करके देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अगर इसकी लाइन मैच करोगे तो आपको पता है कि ये तो D1 था और ये D2, तो आपको एक नया पार्ट मिला। नया पार्ट कहाँ मिला आपको, राइट वर्ड की तरफ मिला। चाहे मेरे कर्व सही नहीं बन रहे, क्योंकि देखो मैं वैसे क्या टैब लेने वाला था, पेन टैब, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से और आगे बढ़ गया, तो इस चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई। लेकिन फिर भी आपको मैं जो बोल रहा हूँ या पर्टिकुलर समझा रहा हूँ, आपको वो आ ही रहा होगा कि इस तरीके से आपको पता चला कि क्या हुआ, इनकम का लेवल बढ़ने से आपका क्या होगा, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए, तो शिफ्ट हो रहा है, ठीक। तो सिर्फ अगर प्राइस में चेंजेस होने से बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। सेम डिमांड कर्व पे क्या हो रही है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 1 की प्राइस पे 10 और 2 की प्राइस पे 5, तो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। लेकिन मैंने 1 की प्राइस पे ही आपको 10 की जगह 20 की डिमांड करके दिखा दी, और 2 की प्राइस पे मैंने आपको 5 की डिमांड नहीं बोली, 10 की बोली, तो एक और नया कर्व मिला, तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ गए, तो यहाँ पे यही बोल रहा है एक तरीके से किस क्या डिटरमिन करता है, परचेजिंग पावर करता है। और जनरली बोल रहा है इनकम एंड डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, दिस इम्प्लाई दैट राइज इन इनकम्स, राइज इन कंज्यूमर्स इनकम रिजल्ट इन राइज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया जनरली वो मान के चलो लग्जरी गुड्स का है या नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आप ये मत बोल देना इन्फीरियर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें इनकम से रिलेटेड नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकम से रिलेटेड पार्ट में फिर क्या होता है, उल्टा पार्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको इनकम से रिलेटेड पार्ट पे नहीं बोल रहा, जनरली मैं आपको नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा था, या जो बता रहा था, या मैं लग्जरी गुड्स की बता रहा था। नॉर्मल गुड्स में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन लग्जरी में क्या होता है, हल्की सी आपकी इनकम चेंज होती है और आपकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फिर आप क्या करते हो, ज्वेलरी, गोल्ड या पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे आपकी 15 से 30 इनकम हुई, आप कुछ ना कुछ परचेज करोगे। आजकल तो लग्जरी में क्या हो गया, आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर ये भी मानने लग गए हैं, क्योंकि वो भी महंगे महंगे आने लग गए हैं। लेकिन जनरली देखो यहाँ पे हम दे रखे हैं नॉर्मल गुड्स में क्या दे रखा है, दीज आर गुड्स हुज डिमांड राइजेज विथ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ्स,
फर्नीचर, कार, मोबाइल एटसेट्रा राइजेज विथ एन इंक्रीज इन इंडिविजुअल इनकम। देखो आजकल कार ये आपकी क्या नॉर्मल मानी जाती है, नॉर्मल, तो इसलिए इसको जनरली नॉर्मल वाले पार्ट में लिया हुआ है। जो प्रेस्टीजियस होते हैं ना जनरली लग्जरी गुड्स, उनको अलग चीज़ों में लिया हुआ है, क्योंकि कार की जगह वो क्या हो गई, लग्जरी कार हो गई। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, एंटिक्स हो गए, रेयर हो गए, तो वो सारे प्रेस्टीज या लग्जरी गुड्स में आ गए। अब देखो आपको इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा है, इसका जो पर्टिकुलर पॉइंट है मैं गिफन वर्सेस इन्फीरियर वो अलग अलग बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने यहीं पे एक साथ कवर कर रखा है, तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन बाद में क्या आएगा, पूरा डिटेल में आएगा आपका। और याद रखिएगा ये जो पार्ट है वो सारा का सारा टाइप ऑफ कमोडिटी से रिलेटेड आप कह सकते हो, पर वो इनकम से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो उस केस में इनकम से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पे। तो यहाँ पे देखो इन्फीरियर गुड्स में क्या बोल रहा है, डिमांड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। क्या बोल दिया, डिमांड गिर जाती है विद एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर चीपर ग्रेन्स सच एस मेज एंड बार्ले। मेज मतलब मकई हो गया, और बार्ले मतलब शायद वो होता है जो होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं जो छाछ की गुली राबड़ी सस्ते में मिलती है, आपके यहाँ तो पता नहीं मिलती नहीं, हमारे राजस्थान में बहुत सारी मिलती है जो छाछ की गुली राबड़ी, रास्ते रास्ते में मिलती रहती है, 10 रुपीज़ का कप, लेकिन मैंने आज तक पी नहीं है, मैंने एक बार ही जनरली पी होगी कभी, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो होती है तो वो एक तरीके से बहुत सस्ती आती है, ये बोल रहा है चीपर ग्रेन माना जाता है। ठीक, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, ये बताओ। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप बताओ ये जो या बाजरा जो हम बोल रहे हैं वो खाओगे या गेहूँ खाओगे, वीट, या अच्छा वाला गेहूँ खाओगे। मान लो रेशन पे लोग क्या करते हैं, गेहूँ परचेज करते हैं, तो वो रेशन पे क्या होता है, सस्ता मिलता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। इन्फीरियर का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि चीपर क्वालिटी का, ये बोल सकते हैं, या घटिया क्वालिटी का भी बोल सकते हैं हिंदी वाली टर्म में। ठीक है, लेकिन एक तरीके से मैं क्या बोलता हूँ, लो क्वालिटी वाले, या एक तरीके से बोल सकता हूँ जो न्यूट्रिशन कम देते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ। याद रखना जब भी मैं इन्फीरियर की बात करता हूँ, क्योंकि इन्फीरियर के अंदर भी एक गिफन पैराडॉक्स आता है। आपने एक प्रोफेसर का नाम सुना होगा, रॉबर्ट गिफन, तो जनरली वो गिफन पैराडॉक्स आता है, आगे समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, फिर वापस से 10 मिनट लग जाएंगे पर्टिकुलर उसकी सारी कहानी बताने में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन गुड्स को जनरली गिफन गुड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से एग्जाम में आपके नंबर कट जाते हैं। तो जब अपना यूटिलिटी का टॉपिक आएगा तब मैं आपको कर्व बना के भी बताऊंगा, क्योंकि यूटिलिटी में आपको बजट लाइन भी सीखनी पड़ेगी और आपको इंडिफरेंस कर्व भी सीखना पड़ेगा। जब ये सीखोगे तब जाके ये आपको गिफन गुड्स से रिलेटेड पार्ट समझ में आएगा, जिसको आप कभी कभी बोलते हो ना हिक्स एंड स्लस्की थ्योरी। तो वो हिक्स एंड स्लस्की की सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, वो आपको तभी जाके समझ में आएगी, वरना कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर चीपर ग्रेन आप क्या कंज्यूम करते हो और आपकी इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आप उससे अच्छे गुड्स की तरफ बढ़ोगे, जो एक तरीके से न्यूट्रिश है, या जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से हाई क्वालिटी वाले गुड्स की तरफ आप बढ़ोगे, उसको प्रेफर करोगे। जनरली इसमें ये बोल रहा है। इन्फीरियर में जनरली हम गिफन गुड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये बोल रहा है, लेकिन इन्फीरियर और गिफन बहुत अलग होते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस अगर बताऊं, जनरली इन्फीरियर और गिफन में क्या होता है, बस एक डिफरेंस याद रख लेना, क्योंकि गिफन जो होता है ना, वो क्या है, प्रोफेसर गिफिन ने अपनी जगह पे देखा तो वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ एक तरीके से सस्ती थी और चीज़ें महंगी थी, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जब भी गिफन पैराडॉक्स की बात करेंगे। लेकिन इन्फीरियर में तो देखो आपको 2 दिखा भी दिया ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो इसके जनरली क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इसके जनरली होते ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, जिससे आपको एक तरीके से बाद में अप्रोच ढंग से समझ में आएगी। अभी तो चलो मैंने छोटा पार्ट बता दिया आपको। इनएक्सपेंसिव गुड्स और नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल छोटे मोटे देखो, नमक आपको पता है कि 18-20 की थैली आती है, 10-11 की भी आती है जनरली, जिसमें आयोडीन थोड़ा क्या होता है, कम मिला हुआ होता है। मैच बॉक्स आता है, सोप आता है, डिटर्जेंट आते हैं, तो ये बोला है बेसिक नेसेसिटी है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन एक पॉइंट तक। आप ये थोड़ी माचिस के डब्बे जमा करके रख लोगे कि इनकम बढ़ गई यार, अब तो क्या करेंगे, 1000 डब्बे ले लेंगे, ठीक है 2000 ले लेंगे, नहीं, आप क्या करते हो, एक डब्बे की जगह 2 लेते हो। सोप की मैं बोलता हूँ, तो सोप क्या करते हो आप, साबुन 3 के साथ 1 फ्री बोलते हो, तो आप कितने लोगे, 2 ही लोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लो 2 पैकेट ले लिए, ये थोड़ी आप 15-15 पैकेट लेके रख लोगे भाई, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इनकम बढ़ी, उस पॉइंट तक आपने खरीदे, उसके बाद उसको रोक के रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। रोक के रख लिया मतलब क्या हो गया कि इनकम बढ़ गई, लेकिन आप उतनी ही डिमांड कर रहे हो, कहने का मतलब हर बार हर महीने आप 1 खरीद रहे हो, 2 खरीद रहे हो, जनरली ये परचेज कर रहे हो। फिर आपको दे रखा है प्रेस्टीज एंड लग्जरी गुड्स की बात कर रहा है। प्रेस्टीज एंड लग्जरी गुड्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जो कि जनरली रिच सेक्शन या रिच सोसाइटी जनरली खरीदती है, जिसको आप है ना वेबलेन गुड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेबलेन गुड्स भी कह सकते हो, जो मैं आपको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में समझाऊंगा। तो जनरली इसमें देखो क्या बोलती है, आप प्रेशियस स्टोन,
एंटीक्स, रेयर, पेंटिंग्स, रेयर क्या है, अच्छा ये रेयर पेंटिंग्स है, मैंने कॉमा लगा दिया इसलिए, रेयर पेंटिंग्स, लग्जरी कार्स एंड सच अदर आइटम्स ऑफ शो ऑफ। तो इट मे बी लुक कॉन्ट्रोवर्शियल, ये बोल रहा है आजकल कुछ चीज़ें और भी आ गई है, जैसे ज्वेलरी भी लग्जरी आइटम्स में आजकल इंक्लूड करने लग गए हैं। वैसे आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन आपको पता है आजकल ज्वेलरीज भी बहुत महंगी महंगी आने लग गई है। कॉस्टली ब्रांड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स ये भी आने लग गए। टीवी सेट्स देखो यार, 1-1 लाख, ठीक है, 1,50,000 रुपये के आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर इतने इतने के आते हैं। इलेक्ट्रिकल गजट्स कही गई, आपको तो मैं बोलूँगा एप्पल आईफोन, बताओ लोग इतना महंगा, तो वो भी एक तरीके से लग्जरी गुड्स ही हो गया, ये मान के चलो। और ये पता नहीं कैड लिखा हुआ है, कुछ होगा, क्योंकि मैंने तो कॉपी किया था पर्टिकुलर, तो आप नेट पे सर्च करके देख लेना, एटसेट्रा बोल रखा है। डिमांड फॉर सच गुड्स अराइजेज बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम दैट इज कंजम्पशंस एंटर द एरिया ऑफ लग्जरी गुड्स। देखिए इसका मतलब ये होता है, अगर इनकी प्राइसेस सपोज करो मैं कम कर देता हूँ, मान लो एक रेफ्रिजरेटर है जो 1,50,000 का है, इसकी प्राइस मैं ना आपके सामने 30,000 की कर देता हूँ, तो अपने आप इसकी ब्रांडिंग ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिचर पर्सन इसको खरीदेगा ही नहीं। रिचर पर्सन किससे इन्फ्लुएंस होता है भाई, इसकी प्राइस महंगी है, ये लग्जरी कार है, ये क्या है, डुकाती है, ये कौन सी है, मैंने डुकाती बोल दिया, उसी तरीके से मेरे को तो नाम याद नहीं आते, BMW है, ठीक है, मर्सिडीज़ है, तब जाके वो क्या करते हैं पर्टिकुलर उस कार पे इन्वेस्ट करते हैं और उतना यानी 1 करोड़ या 2 करोड़ उतने की कार परचेज करते हैं। अगर वही कार मान लो कि नॉर्मल आने लग जाए 5 लाख 10 लाख की नॉर्मल मॉडल में, तो वो नहीं खरीदेंगे, तो प्राइस कम होते हैं वो नहीं खरीदेंगे। तो वो एक एरिया बोल रहा है कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो इस हिसाब से वो क्या करता है, प्रेस्टीज या लग्जरी गुड्स की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक, अब आपको दे रखा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये चौथा पार्ट है याद रखना। अभी तक अपन ने इनकम वाला करा है, उससे पहले अपन ने प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री देखा, फिर अपन ने इनकम देखा। अब देख रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टाइम लग जाता है क्योंकि समझाना पड़ता है पूरा पॉइंट। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो ये आ सकता है कि टेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक आपको हैबिट लग गई, एक आपकी लाइफस्टाइल बन गई, तो आप उसी को क्या करोगे, परचेज करते रहोगे, चाहे प्राइस उसकी कितनी भी महंगी हो जाए, एक तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में बुरकास की ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से बिलीफ्स है, वहाँ पे कस्टम है, ट्रेडिशन है। अपने यहाँ पे बात करेंगे तो राजस्थान में हमारी बात करेंगे ज़्यादातर, अगर हम मारवाड़ी लोगों की बात करेंगे नॉर्मल, तो उस हिसाब से क्या है, साफ़ा ये जनरली चलता है। ठीक, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, आपके वहाँ पे नहीं होगी। महाराष्ट्र में किसी और चीज़ की डिमांड होगी, साउथ में क्या होगी, ठीक है, लुंगी डांस, तो लुंगी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से अलग अलग, सॉरी कोई ऑफेंड ना हो जाना, मैं मजाक में कह रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड होगी ही होगी। इन सच कंट्रीज़ देयर में बी लेस और नो डिमांड फॉर शॉर्ट स्कर्ट्स, तो बोल दिया कि उन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसी तरीके से टेस्ट की बात कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपके कई पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करते हैं जिसके अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को क्या पसंद है, मैं बोलूँगा कि मेरे को ऑरेंज से पसंद है, ऑरेंज ही पसंद है, तो मैं और कोई फ्रूट्स को कंसीडर करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऑरेंज ही पसंद है, बस वो मिल जाए वही मेरे लिए अच्छा है, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो जाए। मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूँगा कि मेरे को यही चाहिए, तो मेरी मम्मी क्या करेगी, चाहे कितनी भी प्राइस हो जाए मुझे परचेज करके देगी। जैसे गर्मियों में क्या होता है, आम चाहे कितना भी महंगा हो जाए, ये मान के चलो, वैसे तो सस्ता ही होता है, लेकिन मैं बोलूँगा आम महंगा हो जाए तब भी लोग क्या करेंगे, आम को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो उनके टेस्ट पे लगा हुआ है कि गर्मी में क्या करना है, आम तो खाना ही खाना है। इस तरीके से बहुत चीज़ें हो सकती है जो आपके टेस्ट में लगी पड़ी है। आजकल हम बोल सकते हैं कि मोबाइल से रिलेटेड पार्ट, पबजी, ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए खेलना ही खेलना है। तो वैसे ही यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलर गुड्स की बात कर रहा है, तो आप गुड्स से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में कमोडिटी की प्राइस क्या पता बढ़ जाए, क्या पता कमोडिटी अवेलेबल ही ना हो, तो लोग क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। आपने देखा होगा एक बार नमक की क्या हो गई थी, अफवाह आ गई थी कि ख़त्म हो जाएगा, इतनी भीड़ लग गई, और इसके अलावा क्या हो गया, जो डीलर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, उनको जमा करके रख लिया, जमाखोर हो गए कि बाद में क्या होगा, हम महंगे में बेच देंगे अगले दिन जाके। तो एक तरीके से अगले दिन क्या मिल रहा था, या उसी दिन वो क्या मिल रहा था, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की एक थैली, जो कि 18 की आती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में या तो गुड्स अवेलेबल ही नहीं होगा, या कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, या आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो अभी खरीद लेते हैं, या आपका इनकम का सोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि कोविड-19 आया, कोरोना, उसकी वजह से भी एक तरीके से क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन आपको पता थोड़ी था। अब आपको पता है कि आगे क्या पता गुड्स अवेलेबल नहीं हो, ऐसे सोच रहे हो, तो अभी से आप क्या कर रहे हो, एक एक महीने का सामान जमा करके रख रहे हो। तो ये एक तरीके से क्या है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। सच एक्सपेक्टेशन यूजुअली कॉज राइज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। If a consumer expect a rise in the price of commodity in the future, he she may purchase larger quantity of commodity in order to stock, तो उसको स्टॉक करने के लिए। सिमिलरली इफ़ ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट ए राइज इन हिज अर इनकम, अगर वो सोच रहा है कि मेरी इनकम बढ़ेगी, तो उस केस में वो क्या करेगा,
अभी खरीदेगा ही नहीं। ही शी में परचेज ए कमोडिटी डेट वाज रिलेटिवली अनअफोर्डेबल अर्लियर। अच्छा, तो इस वाले एग्जाम्पल में तो ये बोल रखा है अगर मैं सोचूं कि मेरी फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं तो क्या बोलूँगा, जैसे ही इनकम बढ़ेगी तब परचेज करूँगा। तो अभी मैं कुछ क्या करूँगा, होल्ड करके रख लूँगा कि नहीं खरीदना मुझे, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो अर्लियर उसके लिए अनअफोर्डेबल था अब वो खरीदने की सोच सकता है। उसको लग रहा है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी, तो एक तरीके से वो लोन लेके हाउस लेने की कर सकता है, क्योंकि अब वो हाउस अफोर्ड कर सकता है। तो बोल रहा है कि जो पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकता था अब वो अफोर्ड कर सकता है। कैसे भी सोच सकते हैं इसमें, जैसे जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्रेडिट पॉलिसी की बात कर रहा है। देखिए इसमें जनरली ये हो गया कि कंज्यूमर कब अफेक्ट होता है, अगर उसको इस टाइप से गुड्स मिले कि वो बाद में जो पेमेंट है उसका क्या कर सकता है, बाद के लिए रोक के कर सकता है, यानी डेफर्ड पेमेंट कर सकता है, यानी उसको उधार मिल रही हो, क्रेडिट कैपेसिटी उसको मिल रही हो। यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आराम से लोन लेके कम इंटरेस्ट पे क्या कर सकता है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, अगर कार लोन ले रहा है तो कार लेनी है उसको, तो उससे रिलेटेड लोन ले रहा है, ठीक है, कम इंटरेस्ट में बोल सकते हैं। हाउस लोन ले रहा है उससे रिलेटेड ले सकता है, ठीक है। और भी हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन लोन है तो उनसे रिलेटेड आपको पता है 0% पे मिलता है। तो जब उसको पता है कि अगर ईजी होम या कार लोन उसको मिल रहा है, बैंक ऑफर कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, वो उसकी डिमांड करने लग जाएगा। तो ये बोल रहा है कि द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सप्लायर और बैंक ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। दिस इज बिकॉज फेवरेबल क्रेडिट पॉलिसी जनरली रिजल्ट इन द परचेज ऑफ कमोडिटीज दैट कंज्यूमर्स मे नॉट हैव परचेज अदरवाइज। जो कि उसने पहले नहीं खरीदी थी अब वो आराम से खरीद लेगा। फेवरेबल क्रेडिट पॉलिसी जनरली इंक्रीज द डिमांड। और आपको पता है कि अगर अनफेवरेबल क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, ईजी होम लोन नहीं मिलेगा, प्रोसेसिंग फाइल या प्रोसेसिंग चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा जमा करने पड़ेंगे, तो उसमें कंज्यूमर क्या सोचेगा, छोड़ कौन इतने एफर्ट करे और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, और पर्टिकुलर लोन भी इतना नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट भी ज़्यादा लग रहा है, तो उस केस में नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर फेवरेबल होगी तो उस केस में क्या होगा, वो एक्सपेंसिव जो भी गुड्स होंगे जैसे हाउस, कार या और भी जो चीज़ें हैं, आजकल कई जगहों पे मिलता है, आपको पता है कि होम क्रेडिट की चीज़ें आ गई है, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल भी क्या करते हैं 0% इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में ख़रीद लेते हैं। आप क्या करो, किसी कस्टमर किसी डीलर के पास जाओ, आपको एसी पसंद है, 40 का बोल रहा है, लास्ट बार्गेनिंग तय कर लो 40, उसके बाद आपका कार्ड बनता है जनरली, उसमें 200-500 रुपये लगते हैं, किसी में लगते भी नहीं है, ये याद रख लेना। जैसे HDFC का कार्ड बनाओगे तो वो तो बल्कि क्या करते हैं, कैशबैक भी देते हैं, 2000 का, 1000 का, पहले तो देते थे जनरली, क्योंकि मैं गया था एक बार तभी मुझे पता है, तो 2000 का वो कैशबैक दे रहे थे मुझे। लास्ट मैंने डीलर से प्राइस तय करने के बाद बोला कि मुझे कार्ड बनवाना है, तब जाके, तो यानी आप बार्गेनिंग करने के बाद भी आपका बेनिफिट हो रहा है और आपके कुछ भी नहीं लग रहे, और उन्होंने मेरी फाइल चार्जेस भी नहीं लिए थे, इतना ईजी लोन दे रहे थे वो मुझे, बताओ HDFC वाले। और जो बजाज वाले थे वो क्या कर रहे थे, 500 रुपये ले रहे थे फाइल चार्जेस के। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज क्या करती है, अलग अलग पार्ट करती है, ताकि उनकी डिमांड जनरली बढ़ती रहे। अब आपको दे रखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में आपको पता है कि एक तरीके से क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल हाउस होल्ड डिमांड, मतलब इंडिविजुअल डिमांड का सारा पार्ट मिला के, अगर एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो वो इंडिविजुअल, लेकिन एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो मार्केट डिमांड का पार्ट आ गया। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड एज वेल। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि जितने भी फैक्टर्स आपने इंडिविजुअल में पढ़े वो तो मार्केट में आएंगे ही आएंगे, लेकिन मार्केट में ये भी होते हैं। कहने का मतलब इंडिविजुअल के आपने फैक्टर पढ़ लिए तो मार्केट में वो भी आएंगे और ये भी जो आप पढ़ रहे हो ये भी आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 और कवर कर रखे हैं इसके अलावा, ठीक है। कह रहा है हाउएवर देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड को वो इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 4 जो मैंने कवर कर रखे हैं वो भी करेंगे ही करेंगे। देखिए अब तो वही बात कर रहा है, देखो सीधी सी बात है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ती जा रही है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में हम क्या बोलेंगे, चाइना जैसी कंट्री में क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, उन पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर मैंने बोला कि पर्टिकुलर जितने भी पर्सन ज़्यादा क्या हुए, एक तरीके से बर्थ हुई, हम बोल सकते हैं बच्चे पैदा हुए, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ों की एक तरीके से डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बड़े होंगे। तो जितनी चीज़ें छोटे से लेकर बड़े तक काम होती है, वो सब चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया साइज से रिलेटेड। और कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कौन ज़्यादा है, जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो उस केस में टॉयज़ की डिमांड या बच्चों से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो आपको पता ही है बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से और आते हैं, हम बोल सकते हैं डायपर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, खिलौनों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये पर्टिकुलर पार्ट आ जाएगा। अगर एजेड पर्सन ज़्यादा है तो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, छड़ी, ठीक है, उनसे रिलेटेड आर्टिफिशियल जो दांत या आते हैं टीथ, उनसे रिलेटेड डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। यंग पर्सन ज़्यादा है तो फैशनेबल क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो टी शर्ट जीन्स इसने बोल रखा है एग्जांपल में, गिटार बाइक जनरली ये बोल रखा है, तो वो डिमांड पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, ज़्यादा
हो जाएगी। मोबाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो आजकल सभी यूज़ करते हैं, लेकिन गेमिंग वाले मोबाइल हम बोल सकते हैं या हाई क्लासिफिकेशन वाले मोबाइल वो पर्टिकुलर एक तरीके से ज़्यादा यूज़ होने लग जाएंगे। तो कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कौन कौन से पर्सन है, एजेड है, यंग है, चिल्ड्रन है या नॉर्मल पर्सन है एक तरीके से मीडियम एज के, तो वो अलग अलग उनके बेसिस पे डिपेंड करता है। फिर आपको दे रखा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किससे रिलेटेड होता है, नेशनल इनकम से रिलेटेड होता है। तो ये बोल रहा है कि नेशनल इनकम कैसे बटी हुई है अलग अलग ग्रुप में, इंडिविजुअल्स में, हाउस होल्ड में, सोशल क्लासेस में, फैक्टर और प्रोडक्शन में, ऐसे। तो ये बोल रहा है कि किन किन ग्रुप में बटी हुई है, इंडिविजुअल में कैसे बटी हुई है, हाउस होल्ड में कैसे बटी हुई है। अगर मैं फैक्टर और प्रोडक्शन की बात करूँ तो आपको पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये बोल रहा है कि इनकम से रिलेटेड जो पार्ट है वो कैसे कैसे बटी हुई है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपने लोन लिया तो आपने किससे लिया, बैंक से। तो जो आपने अर्न किया प्रोड्यूसर ने, उसमें से बैंक को कितना पार्ट दिया, यानी कितना इंटरेस्ट दिया। लैंड पे रेंट, तो वो किसको दिया होगा, किसी पर्सन को ही तो दिया होगा जिससे आपने वो फैक्ट्री रेंट पे ली थी। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और कुछ हिस्सा अपने पास रख रहे हो। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनकम तो रिचर सेक्शन और रिचर होगा, पुअर सेक्शन और पुअर होगा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, सब में इक्वल कमोडिटी बट रही है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है रिच पीपल वुड हैव हायर परचेजिंग पावर रिजल्टिंग इन हायर डिमांड फॉर कमोडिटी रिक्वायर्ड बाय रिच क्लासेस। तो अगर आप गैप दूर करना चाहते हो जनरली, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी अगर आप इक्वल रखना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिचर पर्सन पे हैवी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, ये बोलते हैं। तो जब भी वो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाहर से परचेज करते हैं वो इम्पोर्ट बाइक्स या कार्स, तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लग जाती है, 10-10 लाख, 15-15 लाख की तो ड्यूटी लग जाती है। तो वो टैक्सेस लगा रहे हैं हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उन पे टैक्सेस लगा रहे हैं, ये पार्ट बोल रहा है। लेकिन गरीबों को क्या दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। तो एक तरीके से हम इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इक्वल ये नहीं कि वो कितने कमाता है, 1 लाख कमाता है उसको भी 1 लाख दे रहे हैं, जो एक तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे नहीं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं रिचर पे, और पुअर पर्सन पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। पर्टिकुलर पार्ट आ गया। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स विल हैव हायर डिमांड, ऑन द अदर हैंड नेशंस हैविंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम वुड हैव हायर डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स। ऐसा नेशन, ऐसी कंट्री जहाँ पे इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उस केस में एसेंशियल गुड्स की डिमांड जनरली बढ़ जाएगी। ठीक है, वही रहेगी, फिर लग्जरी गुड्स की जनरली नहीं रहेगी। फिर आपको बोल रखा है क्लाइमेट फैक्टर, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर देखो, अगर मैं बोलूँगा कोल्ड ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगी, ऊनी कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी विंटर क्लोथ्स की। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मुंबई में आप देखते हो तो जनरली मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लोग हैं ना, मुझे भी पता है कि कोल्ड वाले जो क्लोथ्स होते हैं, एक तरीके से हमने बोल दिया विंटर क्लोथ्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम तो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 महीने क्या रहती है, ठंड रहती है, और 7 महीने क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो 7 मंथ्स हम क्या करेंगे, वही कॉटन टी शर्ट्स, शर्ट्स नॉर्मल हाफ वो पहनेंगे। तो ये बोल रही क्लाइमेट फैक्टर भी एक तरीके से डिपेंड करता है। इसके अलावा मैंने बोल दिया कि कूलर, AC बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाएंगे। ठीक है, और सर्दियों की बात करेंगे तो उसमें जनरली वो यूज़ नहीं होंगे, हीटर यूज़ होने लग जाएंगे। और हाँ, गर्म बरसात में क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, अम्ब्रेला, उसका ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा। ये पार्ट दे रखा है इसमें। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मान लो अगर हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जनरली क्या कर दिया, टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए किसी पर्टिकुलर गुड्स पे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट ने सोशल सर्विस के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी क्या करा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करी, ये बोल सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड ये डेवलप करें, तो उस केस में उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पार्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, या लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल मतलब ब्रिक, सीमेंट, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी फ़र्क पड़ता है। जनरली इसमें क्या बोल रखा है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी आप जानते ही हो, एक तरीके से क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, जो मैंने आपको बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी आप जानती हो क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, उनकी वजह से। तो बोला सच एज टैक्सेशन लेवल, बजट्स, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, उससे भी फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस कम्युनिटी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि किसी सप्लायर पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लग रहा है तो वो इसकी क्या करेगा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ही कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम करा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन ही कम है, लोग डिमांड करने लगे, बाद में पता चला ये तो अब अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है तो एक तरीके से उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे बोल रहा है, इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई टैक्स फॉर कमोडिटी देयर प्राइस वुड इंक्रीज विच वुड लीड टू फॉल इन देयर डिमांड, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा प्रोड्यूसर ही क्या करेगा, उसको बनाना ही बंद कर देगा, एक तरीके से ये पार्ट भी हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, एक तरीके से रोड्स पे, ठीक है, ये बोला ब्रिजेस पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा,
ब्रिक्स की डिमांड, सीमेंट की, लेबर की, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आपको दे रखा है लॉ ऑफ डिमांड, थोड़ा पार्ट तो देख ही लेते हैं ताकि हमारा सारा पार्ट कवर होता जाए। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन फिर भी इसमें दे रखा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जनरली मेरी आदत है कि पर्टिकुलर सारे पॉइंट आपके कवर हो जाए, तो मैं उस हिसाब से एग्जाम्पल भी कवर करके दे ही देता हूँ, यानी मैं उस हिसाब से पीडीएफ कहीं ना कहीं से ला के देता हूँ। तो यहाँ पे पीडीएफ जो मैंने कवर की उसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, आप फिर बाद में देख लेना, मैं वही बोल रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करने जा रहे हो। अब देखो ये बोल रहा है कि 3 पैकेट का, एक तरीके से 3 बॉटल्स की सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेट है, वो उसकी प्राइस कितनी है, 120 रुपीज़ की बोल रहा है। फिर अगले हफ्ते जैसे आप उसको परचेज करने गए तो उसकी प्राइस 105 हो गई, 105 रुपये हो गई। तो आपने क्या करा, उसके 2 पैक्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए, यानी एक पैकेट में 3 बॉटल थी, या हम बोल सकते हैं 3 पैकेट थे, ये बोल सकते हैं एक बॉक्स में, ये बोल सकते हो। तो अब आपने क्या करे, उसके 2 बॉक्स खरीद लिए या 2 पैकेट खरीद लिए। फिर तीसरे हफ्ते प्राइस 130 हो गई, तो क्या पता आप खरीदो ही ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाती है तो क्या पता डिमांड कम हो जाए। तो वही लॉ ऑफ डिमांड को डिनोट कर रहा है। जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी सारी चीज़ें क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आपको पता है कि जो मैंने ऊपर फैक्टर्स बताए थे, अगर प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की बात कर रहे हो तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यही लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या सेट्रिस पेरिबस ऐसे बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। फिर यहाँ बोल रहा है, इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट कंज्यूमर परचेज ए कमोडिटी इन ग्रेटर क्वांटिटीज व्हेन इट्स प्राइस इज लो एंड वाइस वर्सा। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। अब आपको कुछ क्या कर रखी है, एक्सपर्ट्स की मीनिंग दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, जैसे पहले किसकी दे रखी है, रॉबर्टसन की। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द लोअर द प्राइस एट विच ए थिंग इज ऑफर्ड द मोर ए मैन विल बी प्रिपेयर टू बाई इट। तो क्या बोल रहा है कि जब भी जो चीज़ ऑफर की जा रही है उसकी प्राइस कम है, तो लोग क्या करेंगे, यानी कंज्यूमर क्या करेगा, और ज़्यादा ऑफर करने लग जाएगा, यानी एक तरीके से ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार होगा। मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर ऑफर करने लग जाएगा, सॉरी, कंज्यूमर नहीं ऑफर करेगा, कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार होगा। कौन ऑफर करेगा, सेलर। अगर सेलर ने प्राइस कम कर दी तो कंज्यूमर क्या करेगा, और ज़्यादा खरीदेगा। अब आपको मार्शल का पार्ट दे रखा है। मार्शल में क्या दे रखा है, ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज़ ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेजर। ठीक, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या अपने आसपास के हिसाब से सिचुएशन देखी, उनके हिसाब से इन्होंने देखा कि जैसे ही प्राइस कम कर दी गई, उसके हिसाब से कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो बोल रहा है कि एक तरीके से आप जैसे ही प्राइस कम करने का ऑफर रखते हो तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़्यादा अमाउंट आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकते हो, और आपको परचेजर मिल जाता है। और इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेज विद ए राइज इन प्राइस। वही आ गया फर्ग्यूसन लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इन्वर्सली विद दिस प्राइस, विद द प्राइस। तो इसका मतलब क्या हो, प्राइस से एक तरीके से प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में क्या है, इन्वर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड बढ़ी, यही बोल रहा है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस and quantity demanded of a commodity or service. The law states that quantity demanded of a commodity increase with a fall in the price of commodity and vice versa, while other factors में क्या है, आपको याद होने चाहिए एक एक करके, सारे के सारे पार्ट याद रखना। अगर याद नहीं होते तो ऐसे याद रखो, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे याद रख लो, या हैबिट्स ऐसे याद रख लो। ठीक, फिर इनकम तो आई या वाई से याद रखो, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हो, फिर एक क्रेडिट पॉलिसी भी मैंने बता दी, चलो वो याद रख लिया। फिर आपने क्या करा, मार्केट से रिलेटेड पार्ट में देखा, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, साइज़ देखा या पॉपुलेशन देखी एक तरीके से, तो साइज़ एंड कंपोजिशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखी। तो वो सारा पार्ट इस तरीके से आपको याद रखना है। वो इसने बोल रखा है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, गुड्स की खुद की प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो डिमांड क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस कम होने से ही डिमांड पर असर हो रहा है। तो प्राइस में चेंजेस हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, और इससे डिमांड क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन बन गया, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, यानी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स या प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, जो भी आप बोलिए। अब अजम्पशन आपको दे रखी है, और देखो मैं आपको डिमांड फंक्शन भी बताऊंगा, उसमें क्या होता है, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मुझे वो लीनियर और नॉन लीनियर का पार्ट आपको बताना पड़ेगा, और लीनियर का मुझे क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ लीनियर क्या होता है, अगर सीधी लाइन बन रही है तो वो लीनियर है,
अगर थोड़ी कर्वी लाइन बन रही है तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। यानी जो भी चेंजेज हो रहा है उस हिसाब से डिमांड का रिलेशनशिप सेम है, यानी इक्वल चेंजेज हो रहा है। लेकिन जहाँ पे चेंजेस सेम नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। सिंपल सा पार्ट। तो वो पूरा पार्ट लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन भी कवर कर रखा है, इसलिए टाइम लगता है। अब आपको अजम्पशन दे रखी है, तो अजम्पशन क्या है, हमने बोला कि प्राइस में चेंजेज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट, तो ये अजम्पशन है। ये ऊपर पॉइंट यही दे रखा है, एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बताया टाइम वेस्टेज होगा, लेकिन एक बार आप देखना आपको समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल नहीं है। तो देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ठीक। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, सबको बोल दो कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज, मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनकी प्राइसेज में चेंज नहीं हो रहा। पॉपुलेशन साइज रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डू नॉट चेंज, क्रेडिट पॉलिसीज रिमेन अनचेंज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन कांस्टेंट, जो आपने देखा था फैक्टर प्रोडक्शन या नेशनल इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिचर पुअर सेक्शन में। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन अनचेंज। कमोडिटी इज ए नॉर्मल कमोडिटी, कमोडिटी कौन सी है, नॉर्मल है, यानी कोई ये ये नहीं बोल सकते कि गिफन है, क्योंकि गिफन जो गुड्स होते हैं वो क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। इन्फीरियर और गिफन में यही फ़र्क है, याद रख लेना। आपको मैं बताऊंगा कि देखो जब क्या होता है कि नॉर्मल गुड्स होता है उसका भी क्या है, डिमांड जो कर्व बनता है वो ऐसे ही बनता है, इन्फीरियर का भी ऐसा ही बनता है, यानी वो भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन गिफन का हमेशा याद रख लेना, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होने पे डिमांड कम होगी। वो जनरली कौन सा गुड्स होता है, आपका गिफन होता है, जो मेरे हिसाब से अगली वीडियो में आपका पार्ट आएगा ही आएगा। लेकिन उसका डिटेल कर्व वाला पार्ट जो टिपिकल पार्ट है वो आएगा अपना जब यूटिलिटी का पार्ट करेंगे, ठीक। अभी हम देख रहे हैं डिमांड शेड्यूल, जो कवर हो जाएगा अपना मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या है, शेड्यूल है और कर्व भी तो है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक टेबल बनाई, टेबल में प्राइस भी दे रखी है और क्वांटिटी भी दे रखी है। अगर मैंने सिर्फ ए गुड्स की दे रखी है, ए गुड्स मतलब मान लो एप्पल, ठीक है, तो एप्पल की प्राइस भी दे रखी है और क्वांटिटी डिमांड भी दे रखी है, तो वो क्या हो गया, शेड्यूल। अगर मैंने वो शेड्यूल किससे रिलेटेड हो गया, इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड हो गया। अगर मैंने आपको बोल दिया कि जो पर्टिकुलर एप्पल है उससे रिलेटेड जो कंज्यूमर है वो एक्स है, ठीक है, वैसे ही एप्पल से रिलेटेड वाई कंज्यूमर की भी टेबल दे रखी है, फिर जेड कंज्यूमर की भी टेबल दे रखी है। उन सब का तीनों को मिला के एक साथ जो पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। और उन सब का टोटल एक तरीके से क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल से रिलेटेड टोटल कहलाएगा, ठीक। तो यही दे रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, ए डिमांड शेड्यूल इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि रटना नहीं है आपको, और ये मत सोचिए देखो मैं किसके पॉइंट से बता रहा हूँ कि जैसे आपको इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, क्योंकि अगर कई जने सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम लगा रहे हैं, तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कई जो ग्रुप में होंगे जनरली उनको इकोनॉमिक्स का क्या भी नहीं आता होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर अगर मैंने एक पर्टिकुलर कर्व बनाया, चलो नहीं कर्व नहीं बोल रहा, मैंने एक टेबल बनाई, जो मैंने नीचे टेबल दे रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये रहा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखो आपको पता है कि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस दे रखी है और क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस दे रखी है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहा है। मान लो कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है, अजय, अजय नाम से पर्सन है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि 15 रुपीज़ की प्राइस पे 2 kg ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है, 12 रुपीज़ की प्राइस पे 3 kg, 9 रुपये की प्राइस पे 4 kg, 6 रुपये की प्राइस पे 5 kg, 3 रुपये की प्राइस पे 6 kg डिमांड। तो देखो प्राइसेज जैसे कम होती जा रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उल्टा बोल सकते हैं, प्राइसेज जैसे ही बढ़ रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। और अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि अदर फैक्टर हमने लिए ही नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो बताया तो उसकी मीनिंग कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे इट इज़ ए क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़, ये तो बोलोगे इट इज़ ए क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है। तो हमें पता है कि इट इज़ ए शेड्यूल, इट इज़ ए शेड्यूल या इट इज़ ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट स्पेसिफिक प्राइस। बस यही बन गया, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट या वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे आपको मीनिंग याद रखनी है, आपको आराम से पता चल जाएगी। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उस केस में क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा कंज्यूमर। तो जैसे मैंने अजय का नाम लिया, उसकी जगह और भी आ सकते हैं, अजय के साथ विजय आ गया, सुरेश आ गया, वो सारे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर उन ऑरेंज की डिमांड कर रहे हैं, उन सबका टोटल क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार ये मीनिंग आप देख लेना, नॉर्मल वही है, सारी की सारी सेम है। मार्केट में क्या बोल रहा है, मोर देन वन कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट इफ़ द क्वांटिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आर कंसोलिडेटेड, मतलब टोटल कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दोगे तो वो क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा,
ठीक, शेड्यूल में देखो क्या बोल रखा है आपको कि जैसे मिल्क है, उसकी 5 रुपीज़ पर लीटर की प्राइस है, तो उसमें देखो 1 लीटर की डिमांड कर रहा है एक्स, और वाई क्या कर रहा है 2 लीटर की कर रहा है, तो 1 + 2 क्या होगा 3। तो ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, दोनों की मिला के क्या हो गया मार्केट कह ले, क्या हो गई मार्केट। 4 रुपये की प्राइस पे देखो 2 + 3 5, 3 की प्राइस पे देखो 3 + 4 7। तो आप देख सकते हो कि चाहे आप टोटल का पार्ट भी देख रहे हो तब भी यही हो रहा है कि प्राइस कम होने पर डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बस याद रखना कि जब इंडिविजुअल का बनता है ना थोड़ा सा, तो इस टाइप का बनता है अगर मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन जब आप मार्केट का देखते हो ना तो थोड़ा फ्लैटर बन जाता है। फ्लैटर क्यों बनता है, क्योंकि टोटलिंग हो रही है, क्या हो रही है टोटलिंग, तो किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि एक्स की फैमिली छोटी है और वाई की फैमिली बड़ी है, तो वाई क्या करता है ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करता है वाई की फैमिली, इस चक्कर में वो डिमांड भी क्या करता होगा ज़्यादा करता होगा। तो इस चक्कर में जब मार्केट का पार्ट देखोगे तो वो ज़्यादा फ्लैटर बनेगा, जबकि ये इतना ज़्यादा फ्लैटर नहीं बनेगा, ये जनरली गिरते हुए बनेंगे, ऐसे होता है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में यही दे रखा है जो मैंने आपको बताया कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा था। इसमें देखो यही बोल रखा है कि डिमांड शेड्यूल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डिमांड कर्व में क्या बोल सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उसको क्या करोगे ग्राफिकली प्लॉट कर दोगे अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से। मतलब कॉम्बिनेशन किसका है, प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, ये बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है दस इट कैन बी सेड दैट डिमांड कर्व इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, पिक्चर के फॉर्म में हो रहा है एक तरीके से। द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट स्पेसिफिक प्राइस एंड टाइम वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तभी मैंने देखो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगाया क्योंकि सारे सेम ही है। वहाँ पे क्या है इट इज़ ए शेड्यूल, यहाँ पे क्या है इट इज़ ए कर्व, और सारी की सारी मीनिंग सेम है जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरली बताई थी। बस वहाँ पे मैंने अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट जनरली आपको नहीं कवर कराया, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड देखते हैं तो शुरू में हम क्या है नॉर्मल पढ़ाते हैं, फिर लॉ ऑफ डिमांड बताते हैं तो उसमें हम अदर फैक्टर्स भी बताते हैं क्योंकि फैक्टर्स भी आ जाते हैं। 2 टाइप्स के आपको दे रखे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व दे रखा है, जो आपने पिछला एक तरीके से शेड्यूल पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्या है ये कर्व है, याद रख लेना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ ए कर्व दैट शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which an individual is willing to purchase at all possible prices in a given time period with an assumption that other factors are constant। क्योंकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो क्या पता एक और कर्व मिलने लग जाएगा, जो कि मैं आपको देखो सब्सटीट्यूट वाले पार्ट में भी सिखा चुका हूँ कि एक और आपको पर्टिकुलर कर्व दिख जाता है जो कि क्या होता है राइटवर्ड होता है या लेफ्टवर्ड होता है। अगर आप उसी जगह मूवमेंट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है याद रखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसको हम क्या बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। आप चाहे देख सकते हो कि 15 की प्राइस पे आप कितने केजी ऑरेंजेस की डिमांड कर रहे थे 2 केजी, 12 की प्राइस पे आप कितनी कर रहे थे 3 केजी, और 9 की प्राइस पे आप कितनी कर रहे थे 4 केजी, 6 की प्राइस पे कितने हो गया 5 केजी। तो यहाँ पे प्राइस आती है, यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी पार्ट आता है। 3 की प्राइस पे क्या आ गया 6 केजी, ये देखो नीचे गिर रहा है। अब ये एक तरीके से लीनियर है, लीनियर क्यों है क्योंकि है तो कर्व, लेकिन कर्व का मतलब क्या होता है नॉर्मल थोड़ा कर्वी हो, लेकिन ये तो कर्वी है ही नहीं, थोड़ा कैसे भी कर्वी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे तो कर्वी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है ये पूरा का पूरा फ्लैटर है एक तरीके से, क्योंकि इसमें चेंजेज जो कर रहा है वो सेम चेंजेस कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 का गैप, और यहाँ पे देखो किसका गैप 1 का गैप। तो अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में लेते हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि प्राइसेस जितनी चेंज हो रही है अगर परसेंटेज के फॉर्म में बोल रहे तो क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज हो रहा है। एक तरीके से आपका यूनिटरी पार्ट के फॉर्म में हो रहा है, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिर भी आगे अपन इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे ही सीखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। अब आपको दे रखा है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड में क्या दे रखा है जो अपन ने ये देखे थे मिल्क, ठीक है, कि 5 रुपीज़ की प्राइस थी तब क्या हो रहा था 1 लीटर समथिंग, 5 रुपये की 4 रुपये की प्राइस थी तो 2 समथिंग, 3 की प्राइस थी तो 3, 2 की थी तो 4 और 1 की थी तो 5, ये दे रखा था। इसी तरीके से वाई की जो डिमांड थी वाई कंज्यूमर की, उसकी 5 की प्राइस पे 2 की वो डिमांड कर रहा था, 4 पे 3 की, दोनों का मिला के क्या हो गया, यहाँ पे आपको पता है कि देखो इसकी 1 की थी और इसकी 2 की थी, तो इसका मिला के क्या हो गया 3। देखो 2 के बाद क्या था यहाँ पे 3, 4 के बाद क्या था यहाँ पे 5, तो टोटलिंग देख लेना वहाँ पे ये टोटल का पार्ट है मार्केट डिमांड। हल्का सा देखो चेंजेस ऐसे हो रखा है। अगर आप देखो क्या करोगे नेट से बहुत सारे कंटेंट देखोगे तो कभी आपको कर्व कैसा दिखेगा, कभी आपको कर्व कैसा दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, कैसा भी बन सकता है। लेकिन जब भी आप डिमांड कर्व क्या देखोगे, अगर ऐसा देखोगे तो वो एक्सेप्शन के पार्ट में आएगा, क्योंकि डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से लेके राइट। तो यहाँ पे बोल रखा है देयरफॉर मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उसका वो हॉरिजॉन्टल समेशन है। और यहाँ पे भी देख लो, चाहिए बोल रखा है ए मार्केट डिमांड कर्व शो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स इन ए मार्केट आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल कंज्यूमर। अगर मैं बोलता विच ए कंज्यूमर, तो एक कंज्यूमर की बात करता तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या गया, विच ऑल कंज्यूमर, बस यही फ़र्क है और बाकी सारा पार्ट आपका सेम है। नहीं तो आप ये भी याद रखना, कभी कभी आपका ये पॉइंट भी एग्जाम में आ सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। फिर आपको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट हो, वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग, ठीक है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखिए जो इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो वो एक तरीके से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो डिमांड कर्व भी एक तरीके से बोला, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही हो, जो आपने पहले सीखा हुआ है। जनरली डिमांड कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था, और कॉनकेव भी हो सकता है। कॉनकेव अगर आपको याद नहीं आता तो वो बाबा जी का ठुल्लू करते हो ना, तो अपने सामने कर लेना, वो क्या होता है, कॉनकेव। और दूसरों के सामने कर लोगे उंगली, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स है, मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो आप नॉर्मल वैसे भी देख सकते हो, बाबा जी का ठुल्लू नहीं देखना तो आप दूसरा पार्ट देख सकते हो, आँखों की अपनी क्या होती है, जैसे आइज़ होती है, तो आइज़ जनरली क्या बोलते हैं हम, क्या होती है, कॉनकेव होती है, क्या रहती है, कॉनकेव। तो इस तरीके से आपको पार्ट जनरली याद रखना है, अगर आप भूल जाते हो। इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या रहता है आपका, कॉन्वेक्स रहता है। और जब पीपीसी कर्व आपने सुना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरली वो क्या रहता है, ये कॉनकेव रहता है। और कॉन्वेक्स की जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। ये अब एक तरीके से क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप एडिशनल एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, तो वाई का जो पार्ट है वो क्या करोगे आप, मेरे हिसाब से कम छोड़ते जाते हो, क्योंकि आप कम पर्टिकुलर छोड़ते जाओगे तो हमेशा क्या होगा, एक तरीके से सी शेप का बनेगा ही बनेगा, जो बाहर निकलता हुआ है। आप चाहे देखोगे ओरिजिन से एक तरीके से क्या है, ये पीछे पीठ करके बैठा है, ये बोल सकते हो। तो ओरिजिन के पीछे क्या करके बैठा है, पीठ करके बैठा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे एक तरीके से क्या है, सामने है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव है। इतना ज़्यादा आपको डिटेल वाले पार्ट में जाना नहीं है, क्योंकि आगे जनरली आपका क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व का पार्ट आएगा ही। अगर पीपीसी का कोई क्वेश्चन आता है तो उस वक्त मैं आपको पीपीसी का थोड़ा पॉइंट बता दूंगा क्या होता है, क्योंकि उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ तक का पार्ट तो ख़त्म सारा का सारा। अब जो बचेगा रीजन्स की, क्यों ये जो डिमांड कर्व स्लोप्स है, जो एक तरीके से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, तो वो 2-4 पार्ट है। उसके बाद देखो डिमांड फंक्शन का पार्ट है, फिर उसके बाद एक्सेप्शन का पार्ट है। तो देखो कितने सारे पार्ट अपने बचे ही हुए हैं। एक्सेप्शन में जनरली अपना क्या है, गिफन गुड्स का पार्ट आएगा, तो गिफन गुड्स से रिलेटेड फिर मुझे इन्फीरियर भी बताना पड़ेगा। तो इन्फीरियर वैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि जनरली क्या रहता है और गिफन और इन्फीरियर के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो 4-5 वो डिफरेंस आएंगे, और कुछ मैंने ऐसे ही कवर कर रखे हैं। लेकिन जो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला चार्ट, ये आपके कब काम आएगा, जब आप वो यूटिलिटी का पार्ट पढ़ोगे, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड और बजट लाइन से रिलेटेड। तो इस तरीके से थोड़ी क्या, इकोनॉमिक्स भी टिपिकल होती है, आपको लगता है कि आती है, लेकिन आपको इतना पार्ट नहीं आता। ये मान के चलो कि आपको 50-60% पार्ट आता है, लेकिन अगर आप मुझसे थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपका 20-30% नॉलेज और बढ़ जाएगी। इतनी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि देखो क्या है कि कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, कुछ ना कुछ पॉइंट तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ नहीं और वो आ जाए, हो सकता है। जैसे कॉप डगलस का जनरली क्या है, कई जने नहीं बताते थे, ठीक, नॉर्मल फॉर्मूला बता देते थे, तो वो फॉर्मूला आ गया, और किसी ने बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। जिसने बताया उसने क्या बोला, मेरे में से आया, जिसने नहीं बताया वो कुछ बोला ही नहीं। तो ऐसे होता रहता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। अगर मैं बोलूँ कि मेरा पर्टिकुलर आप मॉड्यूल देखोगे, या क्या बोल सकते हैं पीडीएफ देखोगे, तो उसमें से 70 से 80% आने के चांस है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पीडीएफ का पार्ट इतना सारा हो जाता है, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, आपके माइंड में पर्टिकुलर पॉइंट याद नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक के जितने भी क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़, ठीक है, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता है कुछ गलत है, तो वो पर्टिकुलर 1-2 मिस कर देना, छोड़ देना, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ट्रूमैन, अरिहंत, या आपके पास जिस भी प्रोफेसर की है, उनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि उससे आपको मेथड्स याद रहते हैं जितने भी, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा फिर भूल जाते हो। तो आप क्या करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इसमें यही है कि थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में जब आप लास्ट में देखोगे तो आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा कि इतनी सारी आप पीडीएफ पढ़ोगे। आप उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कंसीडर करना चाहोगे, या मेरी वीडियोज़ में आप क्या करना चाहोगे, वही पॉइंट देखना चाहोगे जो आपका इंपॉर्टेंट है, या आपको जिसमें दिक्कत हो रही है, तो आप वही वीडियो देखोगे। आप सारी वीडियो थोड़ी देखोगे लास्ट में वापस से, ठीक। तो आप पीडीएफ के वही पॉइंट देखिए जनरली जो एग्जाम में आ चुके हैं, उससे कवर कीजिए कि यार पास्ट ईयर में क्या आ चुका है,
16 से 17 अटैम्प्ट में जनरली। अच्छा ये पार्ट बार बार आ रहा है, पिछले 2-3 अटैम्प्ट में जब से कोड चेंज हुआ है तो उसमें क्या आया है, पिछले पेपर्स देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस करना पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, क्योंकि पेपर पता नहीं कब होगा ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप आराम से स्टडी कीजिए, और अगली वीडियो में जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, जो मैंने अभी बताया बाकी सारा पार्ट आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।